नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में और यह इस सीरीज़ का हमारा सेकंड लेक्चर है जिसके तहत हम गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक परिदृश्य को देखेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ये टॉपिक आता है और हमारा ये वीडियो जो है इसका MCQ फॉर्म में हम ये लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और किसी भी प्रकार के सजेशन के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की बिना टाइम वेस्ट करें। गुप्त साम्राज्य के भाग 1 में हमने जनरली जो गुप्त शासक है उनके बारे में एक सामान्य सी चर्चा की थी, उनकी उपाधियां, उनके द्वारा जो विजित युद्ध हैं उसके बारे में बात की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हमें निम्न में से किस साहित्य से नहीं मिलती है। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया कि आपको यहाँ पर 4 ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो कि गुप्त साम्राज्य के फेवर में जा रहे हैं, अर्थात उनसे हमको जानकारी मिलती है। तो कामंतक की नीति, तो इसका वैसे सही आंसर आप समझ जाइए अर्थशास्त्र है जो कि कौटिल्य ने लिखी थी और ये जो है मौर्यकालीन रचना है और गुप्त काल तो मौर्य काल के बाद में आता है। तो सिंपल सी बात है, नीतिसार जो कि कामंतक ने लिखी है। कालिदास की विभिन्न रचनाएं जिसमें मुख्य रूप से देवी चंद्रगुप्तम है जिसमें कि यहाँ के गुप्त शासक के बारे में हमें उनके बारे में विवरण मिलता है। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस और फाहियान का यात्रा विवरण जो कि विक्रमादित्य द्वितीय के समय यहाँ पर भारत की यात्रा पर था। तो इसके यात्रा विवरणों से हमें गुप्त काल की जो है राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसके अलावा और भी कई स्रोत है लेकिन यहाँ पर इतना ही। जब हम साहित्यिक परिदृश्य की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। महासंधि विग्राहक किस प्रकार के अधिकारी होते हैं? दोस्तों, MPPSC जनरली जो प्राचीन भारत के इतिहास से अगर क्वेश्चन उठाता है तो वो कुछ ऐसे ही शब्द उठाता है और उसका अर्थ पूछता है। वैसे यहाँ पर ये जो है एक प्रकार के अधिकारी का है, जिस प्रकार से आज के परिदृश्य में हम कलेक्टर, कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर इस प्रकार के वर्ड यूज़ करते हैं, उसी प्रकार वहाँ पर क्योंकि गुप्त काल की जो शासकीय भाषा थी वो संस्कृत थी, तो सिंपल सी बात है संस्कृत से संबंधित जो है वहाँ के पदनाम रहे होंगे। तो हमें इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो महासंधि विग्राहक किस प्रकार के अधिकारी होते हैं? तो बिल्कुल संस्कृत का वर्ड है तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, उसके नाम में ही हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसका सही आंसर है युद्ध और संधि का अधिकारी, अर्थात शांति, या इसको कहीं कहीं ऐसा भी लिखा सकता है शांति या विदेश मामलों का जो अधिकारी है उसको हम बोलते थे महासंधि विग्राहक, अर्थात वो संधि का काम करता था और संधि जो है युद्ध या शांति के समय ही स्थापित की जाती थी। सिंपल सी बात है। तो महासंधि विग्राहक युद्ध एवं शांति का मंत्री था या इसका उच्च अधिकारी होता था। अब हमें एक क्वेश्चन आया है तो एक काम करते हैं, हम गुप्त काल के सारे जितने भी अधिकारी हैं उनको एक ही बार में पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमने एक पूछा है लेकिन ज़रूरी नहीं यही वाला पूछें, और भी दूसरे जो पद हैं, अधिकारी हैं वो पूछ सकते हैं। तो हम बिल्कुल उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुमारामात्य क्या होता है? पहली बात तो हम यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे कि जब भी हम गुप्त काल की बात करेंगे और अमात्य शब्द आता है तो अमात्य का अर्थ होता है अधिकारी। अब कुमारामात्य क्या होता है? तो कुमारामात्य जो उच्च पदाधिकारी होता था, उच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था, उसे कहा जाता था, जैसे आज भी जिला स्तर, राज्य स्तर या देश के केंद्रीय स्तर पर उच्च पदाधिकारी होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, उसी प्रकार से कुमारामात्य जो है उच्च पदाधिकारी होता है। अब है महाबलाधिकृत किसको कहा जाता था? तो वो सेनापति होता था। महादंड नायक किसको कहा जाता था? तो जो न्याय करता था अर्थात न्यायाधीश को कहा जाता था। मुख्य रूप से जो न्याय करता था वो राजा ही करता था, लेकिन उसके अलावा भी जो है उससे कम लेवल पर जो है इस प्रकार के अधिकारी नियुक्त रहते थे। दंड पाशिक का क्या अर्थ है? तो पुलिस विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे दंड पाशिक कहा जाता है, अर्थात जो दंड सुनिश्चित करता है। सर्वाध्यक्ष किसको कहते हैं? तो राज्य के सभी जो केंद्रीय विभाग है उनके अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सर्वाध्यक्ष कहते हैं। महाभांडागाराधिकृत किसे कहा जाता है? तो राजकीय कोष का जो प्रधान होता है
उसे कहा जाता है। ध्रुवाधिकरण किसे कहते हैं? तो कर वसूल करने वाले जो विभाग होता है उसका जो सर्वप्रमुख होता है उसे कहते हैं ध्रुवाधिकरण। यहाँ पर कर से मतलब भूमि कर से है। पुरपाल किसे कहते हैं? तो जो नगर का प्रधान अधिकारी होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुरपाल कहते हैं। तो क्वेश्चन एक है लेकिन कोई भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम उससे संबंधित सारे फैक्ट लेकर आ गए हैं। चलिए, महाक्षपटलिक किसे कहते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भूमि आलेखों को सुरक्षित करने का जो प्रधान होता है, जो प्रमुख अधिकारी होता है, उसे महाक्षपटलिक कहते हैं। न्यायाधिकरण किसे कहते हैं? तो भूमि संबंधी विवादों को निपटारा करने वाला अधिकारी न्यायाधिकरण कहलाता है। तो यहाँ पर भी न्याय की बात आ रही है और इधर भी जो है महादंड नायक था, तो वो दूसरे मैटर पे जो था सिविल या क्रिमिनल मैटर अर्थात फौजदारी दीवानी मामलों के लिए, और जो भूमि संबंधी विवादों के निपटारे के लिए तो न्यायाधिकरण प्रमुख अधिकारी होता था। हम बात करते हैं महाप्रतिहार की। तो मुख्य सुरक्षा अधिकारी को महाप्रतिहार कहा जाता था। चलिए बात करते हैं रंड भंडागरिक की। तो जो सैन्य सामग्री की व्यवस्था करता था, जो अधिकारी होता था, उसे रंड भंडागरिक या रंड भांडागारिक कहा जाता था, अर्थात सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रमुख। चलिए, तो एक में सब कुछ छुपा है और जिसमें सबसे मेन है आपके ये पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महाबलाधिकृत और जो हमने आगे डिस्कस किया था ध्रुवाधिकरण, ये प्रमुख है, तो ये याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले हमारे क्वेश्चंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी क्वेश्चन में हम और भी कहीं क्वेश्चन फिट करेंगे, देखिएगा। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? जिस प्रकार से आज हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केंद्र होता है, राज्यों में राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार भी अपने काम को संभागों या जिले स्तर पर विभाजित कर देती है, जिले में भी कई सारी प्रमुख इकाइयाँ होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रशासन को चलाने के लिए कुछ इसी प्रकार का विभाजन किया गया था, जो कि हम ऋग्वेदिक इरा से देख रहे हैं। ऋग्वेद में, लेटर वैदिक इरा में, महाजनपद काल में, मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में, उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रशासन की कुछ प्रमुख यूनिट होती थी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम उस ढांचे को ही समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो अगर हम मान लें कि गुप्त शासकों का जहाँ कहीं भी अपना राज्य था, उनके अंडर में था, तो हम उसको केंद्र कह रहे हैं, ठीक है। तो केंद्र का जो विभाजन किया जाता था वो किया जाता था प्रांत में, मतलब जिसमें विभाजन करते थे उसको प्रांत बोलते थे या उसको देश कहते थे, अवनी भी कहा जाता था और भुक्ति भी कहा जाता था। तो इतने नाम हैं, अर्थात केंद्र का विभाजन देश, अवनी और भुक्ति में किया जाता था। और फिर जब इनका विभाजन किया जाता था तो जिसमें किया जाता था इकाई में, उसको जिला या विषय कहा जाता था, ठीक है। और फिर इसका फर्दर जो क्लासिफिकेशन किया जाता था वो जिसमें किया जाता था उसको विधि कहते थे, विधि या फिर तहसील कहते थे। तहसील का विभाजन पेठ में किया जाता था और अंत में जो है ग्राम में किया जाता था, अर्थात जो ग्राम है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का जवाब जो है ग्राम है। अब थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं हम। जो केंद्र होता था, जो इसका प्रमुख होता था, उसको गोपना कहा जाता था, गोपना शब्द से संबोधित करते थे जनरली, जो कि राजा ही होता था। भुक्ति या प्रांत देश अवनी का जो प्रमुख होता था उस अधिकारी को उपरी कहते थे, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। जिले या विषय के प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। इसी प्रकार से जो पैठ होता है इसके प्रमुख को पेठपति बोलते थे और ग्राम के प्रमुख को ग्रामपति या महत्तर कहा जाता था, ठीक है। ग्राम प्रमुख या महत्तर कहा जाता था। इसके अलावा कुछ और भी अधिकारी होते थे, जैसे कुटुम्बिन, अष्टकुलाधिकारी एवं ग्रामिक भी प्रमुख होते थे। तो यहाँ पर हमने पूरा ढांचा आपको एक ही क्वेश्चन में समझा दिया है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम ओवरऑल इन दो क्वेश्चन जो हमने आपको बताए, इसमें हमने गुप्त काल का पूरा राजनीतिक व्यवस्था समझा दिया है, इसलिए हम इसको ओवरऑल एक बार और समझ लेते हैं। हम इसको शॉर्ट में लेकर आए हैं। तो गुप्त काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो किस प्रकार से काम कर रही थी। तो सबसे फर्स्ट थिंग है कि जो गुप्त काल का संरचनात्मक ढांचा था वो केंद्रीय प्रशासन की ओर उन्मुख करता था। केंद्र ने कंट्रोल कर रखा था, हालांकि विकेंद्रीकरण भी वहाँ पर मौजूद था, लेकिन मुख्य रूप से केंद्र था। राजा सर्वप्रमुख डिसीजन मेकर था। सारी जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका शक्ति है उसी में निहित होती थी, उसका डिसीजन जो है फाइनल होता था, ठीक है। इसी प्रकार से
प्रांतीय प्रशासन, जब प्रांत में केंद्र का विभाजन किया गया था तो उसके प्रमुख को हमने अभी जस्ट पढ़ा उपरीक कहते थे। इस पद पर भी प्राय राजा कुल से संबंधित व्यक्ति होता था। गुप्त काल में मौर्य साम्राज्य के विपरीत प्रांतीय परिषद के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते कि प्रांत में भी कोई परिषद रही होगी। ठीक है, शायद इसीलिए कहते हैं कि गुप्त काल में जो है केंद्रीय प्रशासन विकेंद्रीकरण की ओर उन्मुख हो रहा था। जिला प्रशासन की बात करें तो जो प्रांत का विभाजन जिले या विषय में किया गया था, इसके प्रमुख को विषयपति कहते थे और गुप्त काल में जिला स्तर में विषयपति की सहायता के लिए जो है एक विषय परिषद का उल्लेख मिलता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं उल्लेख नहीं मिलता है हमें। गुप्त काल में ही विषय अर्थात जिले में भी एक परिषद होती थी। कहीं जो हम कहें कि मोस्ट इंटेलिजेंट टैलेंटेड बंदे थे या राजनीतिक दृष्टि में जिनका पद ऊंचा था, उनकी एक परिषद होती थी जो विभिन्न प्रकार के डिसीजन लेते थे। ठीक है, तो विषयपति परिषद का यहाँ से साक्ष्य मिलता है और राज्य का प्रांतपति पर नियंत्रण कमजोर होता जा रहा था। ठीक है, अब हम अगर जिले लेवल पे बात करें तो इसके प्रमुख सदस्य थे। अब जिले में जब विषय परिषद है तो कुछ प्रमुख व्यक्ति यहाँ पर रहते थे, प्रमुख पद रहते थे, जैसे कि नगर श्रेष्ठी। तो जो नगर के श्रेणियों का प्रधान होता था, नगर में कई श्रेणियां होती थी और उन सब में भी एक हेड चुना जाता था, तो उसका जो प्रमुख होता था उसको नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। इसी प्रकार से सार्थवाहा होता था जो कि एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो जो व्यापारियों का प्रधान होता था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको सार्थवाहा कहा जाता था। इसी प्रकार से एक और पद था जिसको बोलते थे प्रथम कुलिक। तो जो प्रधान शिल्पी है अर्थात सभी शिल्पियों का जो हेड है प्रधान शिल्पी, उसको कहा जाता था प्रथम कुलिक। इसी प्रकार से प्रथम कायस्थ शब्द भी प्रचलित था। तो जो प्रधान लेखक होता था, ठीक है, कायस्थ मतलब जो लेखक होता था उसका भी एक पद होता था जिसको प्रथम कायस्थ कहते थे। हमने पढ़ा है हमारे प्रीवियस वीडियो में कि जो कायस्थ है इसका सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ है और जाति के रूप में इसका वर्णन औष्णम स्मृति में हुआ है जनरल। और फिर बाद में जो गुप्त काल में ये लेखक वर्ग को जो है रिप्रेजेंट करने लग गए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, इसीलिए हम इसको और डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जिला प्रशासन की बात करी कि इसके लिए विषय परिषद होती थी और प्रमुख जो है अधिकारी होते थे। हम बात करते हैं ग्रामीण प्रशासन की। तो जैसा कि हम जानते हैं ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और इसके प्रमुख को ग्रामपति या महत्तर कहते थे। इसके अलावा कुटुंबिन, अष्टकुलाधिकारी और ग्रामिक जो है नाम के भी अधिकारी होते थे। नगर प्रशासन पे आ जाते हैं दोस्तों। तो नगर प्रशासन की हम अगर बात करें तो गुप्त काल में प्रमुख नगर थे। पाटलिपुत्र फेमस था, नगर के रूप में इसका उत्थान हो रहा था। सिंपल सी बात है, वहाँ का व्यापार काफ़ी फला फूला होगा। पाटलिपुत्र, अवंती, वैशाली जो है प्रमुख नगर थे और इनके सर्वोच्च अधिकारी को पुरपाल कहा जाता था। जस्ट अभी हमने पीछे की स्लाइड में भी इस पुरपाल शब्द की चर्चा की है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पुरपाल का अर्थ क्या है, तो जो नगर के सर्वोच्च अधिकारी है उसको क्या कहा जाता है, उसको पुरपाल कहा जाता है। ठीक है, देखिए हमने इसकी यहाँ पर चर्चा की थी पुरपाल का। ठीक है, तो नगर का जो सर्वोच्च प्रधान अधिकारी है उसको पुरपाल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पुरपाल शब्द। इस काल में हमें नगरीय प्रशासन में भी वंशानुगत पद्धति के जो है साक्ष्य मिलते हैं। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त के समय गिरनार नगर का प्रमुख अधिकारी चक्रपालित था, जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था और वह जूनागढ़ी के प्रांतपति पर्णदत्त का पुत्र था, अर्थात राजा का बेटा राजा। ठीक है, उस प्रकार का कंसेप्ट यहाँ पर हमको मिलता है। चलिए, श्रेणी प्रशासन की अगर हम बात करें तो गुप्त काल में विभिन्न उद्योग धंधों से संबंधित व्यवसायियों के पृथक पृथक संगठन थे जिसको श्रेणी कहा जाता था। और श्रेणियों के प्रधान को भी हम बात कर चुके, व्यापार के रिस्पेक्ट में सार्थवाह कहते थे। तो इन श्रेणियों को अपने सदस्यों पर प्रशासन हेतु स्वायत्ता प्राप्त होती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से श्रेणी प्रशासन के रिस्पेक्ट में हमने बात करी। अब हम बात करते हैं राजस्व प्रशासन का। तो गुप्त काल में राजस्व प्रशासन का जो केंद्रीय अधिकारी है अर्थात जो केंद्र स्तर पे सबसे प्रमुख जो इसका हम कहें आज की भाषा में तो जो मंत्रालय है वो था ध्रुवाधिकरण का। ठीक है, ध्रुवाधिकरण का था जो कि भूमि कर संग्रह से संबंधित अधिकारी था, अर्थात इसका जो काम था वो लैंड टैक्स कलेक्ट करना था। इसी प्रकार से एक और अधिकारी होता था राजस्व विभाग में जिसको बोलते थे महाक्ष पटलिक। महाक्ष पटलिक जो होता था भूमि आलेखों
को सुरक्षित रखने वाला प्रमुख अधिकारी होता था, अर्थात इसके पास भूमि संबंधी आलेख होते थे। इसी प्रकार न्यायाधिकरण भी जो राजस्व प्रशासन में था प्रमुख अधिकारी होता था, और भूमि संबंधित जो मामले होते हैं उसका निपटारा करने का जो काम है वो जो है कौन करता था, तो वो न्यायाधिकरण करता था। चलिए अब हम बात करते हैं न्याय प्रशासन की। तो न्याय प्रशासन की अगर हम बात करें तो गुप्त काल में जो है फाइनल रूप से कई स्मृतियों का जो है संकलन किया गया, कई स्मृतियां को अंतिम रूप दिया गया। तो उसमें सर्व प्रमुख है नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति, ठीक है, जिसमें कि हमें गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो नारद स्मृति जैसे मनु स्मृति होता है, इस प्रकार से ये स्मृति भी है। नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति से हमको इसकी जानकारी मिलती है, और ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल में जो दीवानी मामले होते हैं, फौजदारी मामले होते हैं, उसको सेपरेट किया गया और उसको सही तरीके से परिभाषित किया गया। आज भी लॉ के रिस्पेक्ट में हमें पता है दीवानी और फौजदारी मामले होते हैं। दीवानी मामले को हम जो है सिविल मैटर कहते हैं, फौजदारी मतलब क्रिमिनल होता है, जो मारकाट रेप वाले मामले होते हैं वो फौजदारी मामले कहलाते हैं आज की तारीख में। और जो राइट या अधिकार से संबंधित होते हैं, भूमि वगैरह से संबंधित होते हैं, सिंपल सी बात है, वो दीवानी मामले के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसको बहुत अच्छे से सेपरेट किया गया, उसको डिफाइन किया गया। साम्राज्य का जो सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी है हम बता चुके कौन होता था, राजा होता था। जबकि अगर अन्य न्यायिक अधिकारी होते थे तो उनको क्या कहा जाता था, महादंड नायक कहा जाता था। प्रीवियस स्लाइड में हमने इसकी चर्चा की है, ठीक है। तो महादंड नायक कहा जाता था। जनरली इस काल में कठोर दंड का प्रावधान नहीं था। जैसे मौर्य काल में हमने देखा है कि अंग विच्छेद कर दिया जाता था अगर वो छोटा सा भी क्राइम करता था, तो काफ़ी जो है केंद्रीय प्रशासन चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेटल कर लिया था। तो यहाँ पर कठोर दंड का प्रावधान जनरली हमें जो साक्ष्य है उसमें नहीं दिखाई देते हैं। फाहियान ने कहा है कि मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, किंतु बार बार एक ही अपराध करने पर अपराधी का दाहिना हाथ काट दिया जाता था। दंड विधान का कमजोर होना भी राज्य की कमजोर होती स्थिति की ओर संकेत करता है, क्योंकि हमें पता है गुप्त काल के बाद जो है सामंतवाद बढ़ गया था, और जो फिर एक बड़ा राज्य था, फिर इतना आगे जाके कोई भी फिर इतना बड़ा राज्य जो है स्थापित नहीं कर पाया। चलिए, तो ये हमने बात करी है जनरली न्याय व्यवस्था की। अब हम बात करते हैं सैन्य प्रशासन की। तो गुप्त काल में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था, इसकी चर्चा की है। आपको भी बार बार इसको याद रखना है, महाबलाधिकृत कहा जाता था, ठीक है। सेनापति हमने शुरुआत में चर्चा की है। तो सैन्य प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी को महाबलाधिकृत कहा जाता था। और जनरली 3 मुख्य जो होते थे सेना के प्रमुख अंग होते थे। एक पैदल सेना होती थी, अश्वारोही सेना होती थी और गज सेना होती थी, ठीक है। सैन्य सामग्री की व्यवस्था में पृथक अधिकारी रणद भंडागारिक के कहलाता था। इसकी भी हमने आगे चर्चा कर ली है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है जिससे कि हम प्रशासनिक व्यवस्था को काफ़ी अच्छे से जो है डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें जो ये जिला प्रशासन में जो प्रमुख अधिकारी है इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो हमने कुछ क्वेश्चंस में हमने इस पूरे जो है टॉपिक को समझ लिया है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, और इसकी चर्चा भी इसीलिए हो रही है क्योंकि जिसे कहा जाता है वो गुप्तकालीन ही था। तो हम सब जानते हैं कालिदास जो कि उज्जैन से बिलोंग करते थे, उन्हें भारत का शेक्सपियर की संज्ञा दी जाती है। और विक्रमादित्य द्वितीय अर्थात जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं उनके दरबार के नवरत्नों में ये शामिल थे। चलिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो हरिशेन ने की थी। और ये जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ये बातें भी जो है हमें याद रखनी है, ठीक है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, और इसका जो प्रयाग प्रशस्ति है इलाहाबाद में जो था उसमें इस जो है समुद्रगुप्त द्वारा की गई विजयों का उल्लेख मिलता है। और जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी रचना जो है वो मतलब जो प्रयाग प्रशस्ति हो चंपू शैली में लिखा गया है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमने बात करी, हम साहित्य की बातें कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ओवरऑल 1 लाइन फैक्ट की तरह ही सारे साहित्य को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहीं से कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं तो हमने ओवरऑल चर्चा करी है। तो गुप्तकालीन साहित्य की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद में ऋग्वेद का जो है रचना हुई। उसके बाद जो लेटर वैदिक की आया उसमें सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और कई सारे जो ब्राह्मण ग्रंथ है लिखे गए। तो ये क्रम चलता रहा
था। और फाइनली हम मानते हैं कि रामायण जो है या जो महाभारत कालीन घटना है काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसको लिखित रूप से संकलन जो है बाद में किया गया। तो इनका लेखन कार्य चल ही रहा था और माना जाता है कि जो पुराण होते हैं, पुराण कई होते हैं, रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से जो संकलन है, अंतिम रूप जो दिया गया वो गुप्त काल में ही दिया गया। हालांकि रामायण कई दौर से गुजरी है, ठीक है, 11वीं सदी में भी जब ये लिखी गई थी तो और इसमें कई अध्याय जोड़े गए थे। तो पुराण, रामायण और महाभारत को अंतिम रूप से जो है गुप्त काल में ही लिखा गया। अगर हम स्मृति ग्रंथों की बात करें तो नारद, बृहस्पति, कात्यायन एवं पारशर स्मृति की जो रचना है अंतिम रूप से ये भी गुप्त काल में ही जो है संकलित की गई। और अब जस्ट अभी हमने देखा है कि गुप्तकालीन जो न्याय व्यवस्था है उसकी जानकारी हमें इन्हीं स्मृतियों से मिलती है। और सबसे प्राचीन स्मृति की बात करें तो वो है मनुस्मृति, जो कि शुंग काल की है। कालिदास की हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में। जब हमने मध्य प्रदेश में प्राचीन साहित्यकार देखा था तब इनकी प्रमुख 7 रचनाओं के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी और फाइनली उन रचनाओं में भी किस किस चीज़ का वर्णन था हमने वहाँ पर बात की थी। तो आई थिंक आपको यू शुड सी दैट वीडियो। ओके, तो फिर भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि कालिदास ने मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत और ऋतु संहार जैसे प्रमुख रचनाएं की है, जो अपने आप में काफ़ी जो है फेमस है और जिसी कारण कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। शूद्रक भी थे, एक व्यक्ति थे जिनकी जो मत्स्यकटिकम है काफ़ी फेमस है और इसके ऊपर तो दूरदर्शन पर पहले नाटक भी बन चुके हैं। मत्स्यकटिकम जिसका अर्थ है माटी की खिलौना गाड़ी, जहाँ पर एक ब्राह्मण को एक वेश्या के प्रेम संबंधों की चर्चा की गई है। ठीक है, माटी की खिलौना गाड़ी बहुत फेमस है। विशाखा दत्त की बात करते हैं तो इनकी सर्व प्रमुख रचना है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस की चर्चा हमने मौर्य काल में भी की थी। इन्होंने मुद्रा राक्षस में मौर्यकालीन व्यवस्था की चर्चा की है। इसी प्रकार देवी चंद्रगुप्तम से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें चंद्रगुप्त जो राजा थे चंद्रगुप्त, उनका और देवी जो रानी थी उनके प्रेम संबंधों की यहाँ पर चर्चा की है। तो इससे भी काफ़ी हद तक उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार वात्स्यायन ने जो है कामसूत्र की रचना जो है गुप्त काल में ही की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कामंतक भी थे, इनकी नीतिसार काफ़ी प्रसिद्ध है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, इसकी जितनी बात की जाए उतनी कम है। इसकी रचना भी जो है गुप्त काल में ही की गई थी। भास के जो 13 नाटक है वो भी गुप्त काल के ही हैं। अमर सिंह जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में शामिल थे, इन्होंने अमरकोश की रचना की है और इसमें 39 अवतारों का वर्णन किया है। इसी प्रकार से जो ब्रह्मगुप्त हैं इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। और ब्रह्म सिद्धांत जो पुस्तक के बाद में जब मोहम्मद बिन कासिम जो अरब का था, वो जब भारत आया था तो उसने इस ब्रह्म सिद्धांत की जो है इसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा के पढ़ा था, जो अल फाजरी ने किया था किताबुल जिल में। ठीक है, तो ब्रह्म सिद्धांत को तो ये याद रखना है। इसी प्रकार आर्यभट्ट भी मोस्ट फेमस व्यक्ति है। तो आर्यभट्ट ने जो है 2 इनकी सर्वप्रमुख कृतियां हैं, जिसमें आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत इसकी रचना की है। और इसमें ही आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए हैं। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, आज हम इस चीज़ को मानते हैं। और आर्यभट्ट ने भी ये पहले ही कह दिया था कि पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती है। चलिए वराहमिहिर की बात करते हैं तो वराहमिहिर की सर्वप्रमुख रचना है बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जाक और लघु जातक, इनकी सर्वप्रमुख रचना है। वराहमिहिर का जो है कायथा उज्जैन में इनका जो है जन्मस्थली है, उज्जैन से संबंधित है। और हमें पता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी उज्जैन में रहे थे। गुप्त काल के जो राजा थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और वराहमिहिर उनके नवरत्नों में शामिल थे। तो अगर चलिए ठीक है, तो इसकी बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं एक और गुप्तकालीन व्यक्ति की, पाल्य काव्य। तो इनकी जो एक हस्तायुर्वेद ग्रंथ है ये भी काफ़ी चर्चित है और जिसमें कि पशु चिकित्सा का उल्लेख है। क्या है इसमें? पशु चिकित्सा का उल्लेख है।
तो इस प्रकार से कई सांस्कृतिक जो घटनाक्रम है उसमें गुप्त काल में काफ़ी प्रगति हुई, इसीलिए सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ही गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसकी हमने वीडियो 1 में भी चर्चा की थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और आपको बात बताना चाहेंगे कि गुप्त काल में जितने भी नाटक लिखे गए, स्पेशली भास के 13 नाटक लिखे गए, शूद्र का मत्स्यकटिंगम लिखा गया, कहीं सारे जितने भी नाटक लिखे गए, ओवरऑल अगर हम उनकी बात करें तो उनकी कुछ विशेषताएं थी, जिसमें पहली विशेषता ये थी कि सभी जो नाटक थे वो सुखांत थे, अर्थात हैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त होते थे। उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, जैसे कि जो स्त्री हो शूद्र होते थे वो ऐसा मानते हैं कि वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और शूद्र, और जो भद्रजन लोग रहते थे वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। हम जानते हैं शासकीय भाषा भी जो थी संस्कृत ही थी। जटिल अलंकारिक शैली का जो है यहाँ पर विकास किया गया था। तो इसके नाटकों की सर्वप्रमुख विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सांस्कृतिक जीवन या हम कहें स्थापत्य कला वाला हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इन 2 क्वेश्चनों में हमने ये जो क्वेश्चंस थे इसमें हमने जो गुप्तकालीन साहित्य वाले चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं, किसी भी एंगल से पूछ सकते हैं, तो आपको उसका जवाब देना आना चाहिए। चलिए अब हम स्थापत्य कला की बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर नहीं है? तो सिंपल सी बात है, 3 ऑप्शन रहेंगे। तो हम डायरेक्टली आते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो छतरपुर में है, ये गुप्तकालीन मंदिर नहीं है, बल्कि ये चंदेल वंश के राजाओं ने निर्मित किया था। तो सिंपल सी बात है, इससे हमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं कि देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये गुप्तकालीन मंदिर है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो कि पन्ना जिले में पड़ता है मध्य प्रदेश में, ये गुप्तकालीन मंदिर है। और तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर में पड़ता है, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है। गुप्तकालीन मंदिरों की अपनी एक विशेषता होती थी, ठीक है, इसीलिए हमें इन्हें गुप्तकालीन कहते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में भी डिज़ाइन या आकृति जो है रिपीट होती है। चलिए तो अब हम एक काम करते हैं, जब मंदिरों की चर्चा हुई है तो उन सारे मंदिरों की बात कर लेते हैं जो गुप्तकालीन है। लेकिन उसके पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन शायद पीछे होगा। चलिए गुप्तकालीन मंदिरों की बात करने से पहले हम गुप्तकाल के मंदिरों की विशेषता जान लेते हैं। तो जो मंदिर निर्माण की नागर शैली, हम जानते हैं मंदिर निर्माण की कई से शैलियाँ हमारे बीच में प्रसिद्ध है, जैसे नागर शैली, द्रविड़ शैली, पंचायतन शैली। उसी प्रकार से गुप्तकालीन मंदिर या गुप्तकाल समय में ही मंदिर निर्माण की जो है नागर शैली का जन्म हुआ था। ठीक है, नागर शैली का जन्म हुआ था। आप देखेंगे कि जो उत्तर भारत है और जो दक्षिण भारत है, इनके जो मंदिर है, टेम्पल, इनमें स्ट्रक्चर में बनावट में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। तो मंदिर निर्माण की नागर शैली का जो है जन्म इसी काल में हुआ था, अर्थात मंदिर निर्माण चबूतरे के ऊपर किया जाता था और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी। मंदिर की छत पर सपाट होती थी। और देवगढ़ का जो मंदिर है, हालांकि देवगढ़ उत्तर प्रदेश का मंदिर बहुत फेमस है, शिखर का निर्माण किया गया है। मंदिरों के निर्माण में जनरली पत्थरों का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन भीतरगांव का मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, विष्णु मंदिर है। सिरपुर या सिपुर का मंदिर जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और देवगढ़ के मंदिर में ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर का भीतरी भाग सादा होता था। गर्भगृह में देव मूर्ति की स्थापना की जाती थी और द्वार पे 2 मूर्तियां लगाई जाती थी। जनरली आपने कई मंदिरों में शायद देखी होगी, मकर वाहिनी गंगा एक साइड पे और दूसरे में कुर्म वाहिनी यमुना की प्रतिमा लगी होती थी, जैसे कहीं कहीं पे द्वारपालों की लगी होती। तो वहीं पर इस मंदिरों की मुख्य विशेषता ये थी कि गंगा और यमुना को डिनोट करती प्रतिमाएं स्थापित की जाती थी। तो अब हम बात कर लेते हैं गुप्तकाल के प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सांची का मंदिर है जो कि रायसेन में पड़ता है। तिगवा का विष्णु मंदिर, ठीक है, ये बहुत फेमस है, तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि कहाँ पड़ता है, जबलपुर में पड़ता है। भुमरा का शिव मंदिर जो कि सतना जिले में पड़ता है। पिपरिया का विष्णु मंदिर सतना जिले में। नागौद का शिव मंदिर सतना में। लोहा का शिव मंदिर सतना जिले में। गढ़ी का मंदिर जबलपुर में। उदयगिरी का विष्णु मंदिर विदिशा में। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर थे गुप्तकालीन, क्योंकि हमें पता है गुप्तों की जो राजधानी मुख्य रूप से पाटलिपुत्र उज्जैन थी। भीतरगांव का विष्णु व शिव मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सिरपुर छत्तीसगढ़ का लक्ष्मण मंदिर, और मोस्ट फेमस है देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर।
ठीक है। देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जस्ट अभी हमने इसकी चर्चा की है कि इस मंदिर के निर्माण में ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार से भीतरगांव हो गया, सारे मंदिर हो चुके हैं। नचना कुठार का मंदिर स्पेशली याद रखना, आगे भी चर्चा कर ली इसकी। नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, पन्ना जिले में पड़ता है। चलिए, तो मंदिरों की हम बात कर चुके हैं। अब हम थोड़े से दूसरे स्थापत्य पे आ जाते हैं, गुफा वाले स्थापत्य की बात करते हैं। तो अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी, हमारा एक क्वेश्चन है। तो हम डायरेक्टली इसके आंसर पे आते हैं। आप पोज करके इसका आंसर दे सकते हैं। सर जेम्स अलेक्जेंडर ने 1819 में अजंता की गुफाओं की खोज की थी, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं पड़ती हैं। और इस गुफाओं का जो निर्माण है, खोज तो इन्होंने की थी, अर्थात दुनिया की नज़रों में ये लेके आए थे, लेकिन इन गुफाओं का जो निर्माण है 2री शताब्दी BC से ही चल रहा था। बहुत कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी, हमें कहीं और इसका विवरण नहीं मिलता, बाद में जब खोज हुई तब हमें पता चला 2री शताब्दी BC से ही इसका निर्माण कार्य चल रहा था, जो कि 7वीं शताब्दी तक चलता रहा। अर्थात 900 सालों तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेज पे गुफाएं बनती रही। कभी ये बनी, फिर आगे की बनी, इस प्रकार से बनती रही। ठीक है, तो हम अजंता की गुफाओं की ओवरऑल चर्चा करें तो मुख्यतः ब्राह्मण एवं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के अगर चित्रों की बात करें तो महायान शाखा से संबंधित है। हमें पता है कनिष्क के टाइम पे बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। तो महायान शाखाओं से संबंधित है बौद्ध धर्म के चित्रों में लाल, नीला, हरा, पीला, भूरे रंग का इस्तेमाल हुआ है। अजंता में पहले 29 गुफाओं के चित्र थे। बहुत जितनी भी अब सारी बातें हम यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। 29 गुफाओं के चित्र थे, लेकिन केवल 7 गुफाओं के चित्र अभी शेष बचे हैं, बाकी समय के साथ नष्ट हो गए हैं। और अभी भी इम्पॉर्टेंट बात करें हम तो 16, 17, 19 के चित्र ही गुप्तकालीन है, बाकी दूसरे से संबंधित है। और जबकि गुफा संख्या 9, 10 के चित्र जो सर्वाधिक प्राचीन है 2री शताब्दी BC में बने थे, वो वाकाटक काल के हैं। ठीक है, जो गुफाओं की खोज हुई थी इनको नंबरिंग कर दी गई है। तो नंबरिंग के आधार पे हम बात करें तो 16, 17, 19 क्या है, गुप्तकालीन है। चलिए, तो इसका क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। 16, 17, 19 के जो गुफा संख्या है, जो चित्र है, वो गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है, अब 16वीं जो पेंटिंग है, 16वीं जो गुफा है, उसकी क्या स्पेशलिटी, वो भी बात कर लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। तो मरणासन्न राजकुमारी का चित्र बना हुआ है। ठीक है, कोई राजकुमारी मरी हुई, किस प्रकार से उसको डिनोट किया गया है, तो वो चित्र इसमें बनाया। चाहे तो इंटरनेट पे वाली चीज़ को देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। जो 17वीं गुफा है, इसको चित्रशाला कहा जाता है, जिसमें कि बौद्ध के जन्म, जीवन, गृहत्याग एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं को वर्णन किया गया है। तो इतनी बातें याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है, बाघ की गुफाओं की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ये भी गुप्तकालीन है। तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में पड़ती है, बाघ की गुफाएं, जो कि गुप्तकालीन है। और इसकी भी हम बात करें तो 1818 में डेंजरफील्ड महोदय ने इसकी खोज की थी। इन गुफाओं की संख्या जनरली 9 है। चौथी और 5वीं गुफा को संयुक्त रूप से रंगमहल कहते हैं। और अजंता के चित्रों के विपरीत बाघ के चित्र मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंदिर निर्माण की नागर शैली का जन्म किस काल में हुआ, तो इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा, गुप्त काल में। षट दर्शन का अंतिम रूप से संकलन किस काल में हुआ। षट दर्शन हम सभी जानते हैं, जिस प्रकार से कपिल का सांख्य दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन, गौतम का न्याय दर्शन, कणाद का वैश्विक मीमांसा, जैमिनी का मीमांसा, वादनारायण का वेदांत की रचना हुई थी। तो अंतिम रूप से जो ये है सभी गुप्त काल में ही संकलित किए गए, मतलब इनको फाइनली अंतिम रूप मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूण आक्रमण किस गुप्त शासक के समय हुआ था। सबसे पहले तो कुमारा गुप्त के टाइम पे हुआ था, जिसको गोविंद गुप्त भी कहते हैं। स्कंदगुप्त के टाइम पे भी कहीं जो है हूण आक्रमण हुए थे, और इसने सफलतापूर्वक उसको जो है दमन किया था। ठीक है, सफलतापूर्वक दमन किया था। तो ये दोनों राजा आपको याद रखना है। ठीक है, ये परेशान था, लेकिन स्कंदगुप्त के समय सबसे ज़्यादा हुए थे। गुप्त शासक किस के सामंत थे, तो सिंपल सी बात है, ये कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह सचिव कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये वीरसेन नाम का व्यक्ति था, और इस वीरसेन ने उदयगिरि गुहा लेख की रचना की है। ये फैक्ट भी याद रखना है। ठीक है,
शायद ये फैक्ट हमने साहित्य में नहीं बताया। तो उदयगिरी गुहा लेख की रचना की है किसने? वीरसेन ने। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है सचिव था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये शैव धर्म का मतावलंबी था, अर्थात शंकर जी को ये मानता था, शिव को मानता था। और जो गुप्त काल है वो वैष्णव धर्म के उपासक थे। ठीक है, वो वैष्णव धर्म के उपासक थे। और भागवत धर्म का भी जो मुख्य रूप से प्रादुर्भाव है गुप्त काल में ही हुआ था। तो वो वैष्णव धर्म था उनका मुख्य धर्म। हालांकि उन्होंने सभी के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। और धर्म की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो उनका संधि विग्राहक था, सचिव जो था वीरसेन, वो शैव मतावलंबी था, पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, और इसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया है। और माना जाता है कि व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि था। तो वीरसेन के बारे में भी बातें याद रखना है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर जो है सारी चर्चा कर चुके हैं। हम गुप्त साम्राज्य से संबंधित 2 वीडियो में हमने कोशिश करी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता पाए, सारे फैक्ट को कवर कर पाए। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।